हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम लोग जो यूपीएससी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ और इसमें जो प्रश्न पूछे हैं जीएस प्रीलिम्स 1 में, उसको 100 क्वेश्चन को देखेंगे। देखने का उद्देश्य है कि मैंने यूट्यूब पे मैंने खुद भी देखा तो कोई भी टीचर प्रॉपर उसका सॉल्यूशन नहीं करवाया है, और जिसने भी करवाया है बहुत टाइम लिया, 2.5 घंटा 3 घंटा। और अलग अलग टीचर आके कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाकर उसको बता रहे हैं। वो भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने देखा रिलेवेंट नहीं है। और इस सीरीज को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि मैंने सोचा है कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स की जो क्वेश्चन होती है जीएस का, उसका यूट्यूब पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उस पे हम लोग वर्क करेंगे और उसका एक नया सीरीज शुरू करेंगे, ताकि जो आगे आने वाला यूपीएससी एपीएफसी का एग्ज़ाम है, या फिर जो अ, अन्य एग्ज़ाम है यूपीएससी से रिलेटेड, उसके जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है उसको हम लोग कंफर्टेबली दे पाएँ। तो चलिए देखते हैं, इस बार यूपीएससी ने जो जो प्रश्न पूछा है उसको देखेंगे। साथ ही हर प्रश्न को मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है क्वेश्चन। तो इस प्रश्न को देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि चार ऑप्शन दे रखा है, कितने वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है। वैकल्पिक निवेश निधि का मतलब क्या होता है, जो इस चीज इंग्लिश में यही जो ऑप्शन है ये दे रखा है। सेम क्वेश्चन, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इनमें से कौन है। तो इंग्लिश वाला वर्जन ही देखते हैं। तो यही प्रश्न है, हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को इंग्लिश में देखने की कोशिश करेंगे, जो टफ लगेगा उसको हिंदी में देखेंगे। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नहीं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि ठीक है, इन्वेस्ट कर देते हैं, आते रहेगा पैसा। ठीक है, तो स्टॉक में पैसा लगाता है, तो स्टॉक किसी का प्राइमरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता है। उसी तरह से हेज फंड भी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये सब सेकेंडरी या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ही होते हैं। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होता है। जब कोई आदमी किसी कंपनी की बॉन्ड खरीदता है तो वो उसका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है। वेंचर कैपिटल जो है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में आता है। तो ओनली थ्री इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, बॉन्ड और स्टॉक में क्या अंतर होता है, इसी में आगे पढ़ना है, बॉन्ड और स्टॉक में क्या अंतर होता है। तो देखिए, बॉन्ड क्या होता है कि डेप्ट को दर्शाता है, कि आपने कंपनी को कर्ज दिया है, तो ये बॉन्ड है, आपने उसका बॉन्ड खरीद रखा है। जबकि स्टॉक क्या है, ओनरशिप को दर्शाता है। हाँ ठीक है, हमने उस कंपनी को ओनरशिप को ले रखा है, इतना परसेंट स्टॉक, इतना परसेंट स्टॉक ले रखा है, तो ये स्टॉक हुआ। ठीक है, बॉन्ड पे ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, है ना, जबकि स्टॉक तो बढ़ते घटते रहता है। तो ये सब चीज़ें रहती है। तो इसमें से सिर्फ तीन ही हैं जो सेकेंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड क्या है, वो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है। यदि इसका हिंदी वर्जन देखें तो हिंदी वर्जन में क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत क्या है, यही प्रश्न है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक कैसे कमाती है। पहला तो वो सरकारी बॉन्डों को क्रय और विक्रय करती है, सरकारी बॉन्ड को खरीदेगी बेचेगी तो उससे कमाएगी। दूसरा, विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करके कमाएगी, है ना। पेंशन निधि प्रबंधन से थोड़ी ना, वो पेंशन को जो मैनेजमेंट करती है उससे थोड़ी ना कमाती है। निजी कंपनियों को ऋण देने का काम रिजर्व बैंक का नहीं है, ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है। ये तो अन्य बैंक, एसबीआई, ये सब का काम है। और करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण से भी रिजर्व बैंक कमाती है। तो ये तीनों आंसर हो जाएगा, 1 2 और 5, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब दे रखा है संगठन और उसके काम और उसके मंत्रालय से रिलेटेड या कुछ है। तो है कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, जो प्रवर्तन निर्देशालय है, वो क्या है, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 का प्रवर्तन करता है ना। बात सही है, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी का काम ही यही है। और दूसरा, आंतरिक सुरक्षा प्रभार वन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये जो है ईडी, गृह मंत्रालय, ईडी का काम क्या है, फाइनेंस को देखना है। वित्त मंत्रालय के अंदर आएगा, गृह मंत्रालय के अंदर थोड़ी आएगा।
जब ये फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस मंत्रालय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। चलिए दूसरा है राजस्व आसूचना निर्देशालय। तो राजस्व से संबंधित है तो ऑफ कोर्स सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों का प्रवर्तन करता है, राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आएगा, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा है प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम एंड प्रबंधन महानिर्देशालय। तो ये क्या कर रहा है, इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखिए, इंग्लिश वाला वर्जन ये है। ये क्या कर रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट का काम कर रहा है ना। तो ये रिवेन्यू के अंतर्गत आता है, सही बात है। ये जो है रिवेन्यू से रिलेटेड डेटा मैनेजमेंट का काम करता है, और इसका काम क्या है, कैरी आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स एवेडर्स। इसका हिंदी वर्जन क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका काम क्या है कि बेहतर नीति और कर वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता करना। तो ये कर से संबंधित है, इसलिए राजस्व विभाग के अंतर्गत आएगा, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। तो केवल दो सही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन था चौथा नंबर को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, BRSR रिपोर्ट देती है। तो क्या BRSR रिपोर्ट जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक देती है, यही तो बात है। देखिए कह क्या रहा है, इसका यदि इंग्लिश वर्जन देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन को, तो आप ज़्यादा समझ पाइएगा कि BRSR का मतलब क्या होता है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो बिजनेस से संबंधित रिपोर्ट रिजर्व बैंक देगा। बताइए, रिजर्व बैंक का काम है बिजनेस को देखना, बिजनेस का काम रिजर्व बैंक का काम थोड़ी है, वो तो सेबी का काम है बिजनेस वगैरह के लिए रिपोर्ट मांगना कंपनियों से। तो ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, यहाँ पे यही एरर है। दूसरा जो है, इंडिया में कंपनी सबमिटिंग द BRSR मेक डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। तो BRSR रिपोर्ट में जो कंपनी अपना रिपोर्ट देती है वो क्या डिस्क्लोज करती है, नॉन फाइनेंशियल इन नेचर होता है, तो ये सही हो जाएगा, तो दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर। इंग्लिश में ये है कि इनकम जो आता है एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग से, वूल वेयरिंग से, गांव के एरिया में, तो क्या टैक्स से छूट मिलता है उसको। दूसरा है कि इंडिया में रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961। हिंदी में यदि इसी क्वेश्चन को देखें तो कह क्या रहा है कि जो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो कुक्कुट पालन, ऊन उत्पादन जैसे काम करता है, कृषि के काम करता है, तो क्या उनको आय नहीं, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्या टैक्स से छूट मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो ई एक्ट है, इस सेक्शन 45 के तहत, इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के सेक्शन 45 के तहत ऐसा प्रावधान है कि गांव में जो कुक्कुट पालन कर रहा है, जो कृषि से जुड़ा हुआ है, उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि भूमि है वो कैपिटल एसेट नहीं है, पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा उस हिसाब से देख लेना है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन व्याख्या नहीं करता है, क्या ये दूसरे से कोई व्याख्या करता है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये है क्या है कि ग्रामीण कृषि भूमि टैक्स नहीं लगेगा और इसमें कुक्कुट पालन पर टैक्स नहीं लगेगा, तो दोनों व्याख्या नहीं करता है एक दूसरे की। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा है कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी के में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिज में साधन संपन्न है। हाँ, और संसद ने 2023 में खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन किया है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए ये बात सही है कि भारत हाल में 2023 में क्या हुआ है कि खनिज सुरक्षा भागीदारी के एक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है, ये बात सही है। और भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। तो क्या भारत में जो मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट जो खनिज है, जो क्रिटिकल रिसोर्स है, जो मिनरल्स हैं वो है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है, संसद ने 2023 में खान और इस एक्ट में संशोधन किया है, तो ये बात सही है।
देखिए एग्जैक्ट डेटा जो होता है यूपीएससी में जनरली गलत होता है, तो ये जो 30 अति आवश्यक दे रखा है वो गलत है, तो ये सही होगी। चलिए, तो हमने 6 क्वेश्चन देखा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है। जब तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रखता है। तो ये देखिए, हमने पीछे ही इस चीज़ के बारे में चर्चा किया था कि देखिए स्टॉक और बॉन्ड में क्या अंतर है। स्टॉक वाले कौन होते हैं? जो ओनर होते हैं, जो लिए खरीदते हैं। और बॉन्ड कौन होते हैं? जो ऋण देते हैं, जो लोन देते हैं कंपनियों को, है ना। तो बताइए, इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा तो इसमें क्लियर क्या कर रहा है, इसमें एक क्लियर है। क्वेश्चन यही है कि बताइए कि जो कंपनी में जनरली जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं कंसीडर टू बी रिलेटिवली एट अ लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बॉन्ड होल्डर है वो कंपनी के ऋण देता है, उनको ज़्यादा रिस्क पे नहीं है। यदि कंपनी बिल्कुल ख़त्म होगी तभी उनका जो वो है ख़त्म होगा, पैसा ख़त्म होगा। जबकि जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनका कैसा रहता है कि यदि कंपनी घाटे में चल गई तो उनका स्टॉक गिर गया, यदि कंपनी फ़ायदे में चल गई तो उनका स्टॉक उठ गया, है ना। तो स्टॉक होल्डर्स जो हैं ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। अब देखिए, बॉन्ड बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं? जो लेंडर्स होते हैं, सही बात है। और वेयर स्टॉक होल्डर कौन होते हैं? जो ऑनर होते हैं। इसके बारे में हमने बता दिया था कि जो बाद में खरीदते हैं। फॉर पेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्राइवेटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर बाय अ कंपनी। तो रीपेमेंट करने की जब बात आएगी तो क्या बॉन्ड होल्डर्स को ज़्यादा प्राइवेटाइज दिया जाएगा? इससे संबंधित एक क्वेश्चन है। तो अच्छा, क्वेश्चन क्या है जो देखिए कि तो स्टेटमेंट 3 क्या है कि रीपेमेंट पर्पस के लिए यदि मतलब पेमेंट की बारी आएगी तो क्या बॉन्ड होल्डर्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, बॉन्ड होल्डर्स को पहले पैसा दिया जाएगा? यही है। तो देखिए, स्टेटमेंट दोनों जो है सही है, इवन कि तीनों ही सही है। यहाँ कह क्या रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 2 और 3 में स्टेटमेंट 1 को सपोर्ट करता है। तो 2 और 3 दोनों जो है स्टेटमेंट 1 को सपोर्ट करता है, तो ये हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको पढ़िए। इसको हिंदी वर्जन देखते हैं। हिंदी वर्जन में क्या है? इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। तो वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प में जो भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है, तो ये बात सही है। ठीक है। दूसरा है, हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार में तेजी से बढ़त आया है, तो ये बात देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में इंडिया में बहुत तेजी से बढ़त आया है। यहाँ तक कि उसने एक समय हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया था। तो बीच में न्यूज आया था कि हांगकांग का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी भारत ने पीछे छोड़ दिया, तो ये भी बात सही हो जाएगा। छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिम की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ये गलत है ना। जहां भी कोई अतिशयोक्ति वाला स्टेटमेंट आ गया, ये क्या कर रहा है कि क्या कोई भारत में कोई अथॉरिटी ही नहीं है जो विकल्प जो बता सके कि व्यापार जोखिम कितना है, एक व्यापार जोखिम की चेतावनी दे सके? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी अथॉरिटी है जो इसके बारे में बताती है, तो ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। 9वां नंबर देखते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है, बताइए। तो ये बात सही है, मतलब ये स्टेटमेंट दे रखा है कि इसके इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट है। तो ये कह रहा है कि जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है, चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताता हूँ आपको। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि वैसी अर्थव्यवस्था, वैसा सिस्टम जिसमें हम सामान को फिर से यूज करते रहते हैं, है ना। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास
एक कॉपी है, कॉपी का हम क्या किए, लिख कर भर दिए, पूरा लिख के भर गया, तो उसको फेंकना नहीं है। फिर उस कॉपी को क्या किए कि किसी दुकानदार को दे दिए, फिर वो दुकानदार क्या किया कि उसमें सामान बेच दिया। फिर वो क्या हुआ कि वो जो सामान बेचा वो किसी के हाउस होल्डर्स के यहाँ गया, कि किसी घर में गया, तो वो जो घर के मालिक हैं या मालकिन है उसका क्या किए हैं, उस कागज़ को जला के या फिर किसी तरीके से और इस्तेमाल में लिए हैं। तो मतलब जहाँ सामान को फेंका ना जाए, लगातार यूज होते जाए, वो चक्रीय अर्थव्यवस्था होता है। जैसे कि अभी एक ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम चला है, उसमें क्या होता है कि कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक को फिर से उसको पिघला के रीन्यू करके रीयूज किया जाए। हाँ, बहुत सारी कंपनी है जो कोई कपड़ा वपड़ा खराब हो जाता है, जैसे पेंटालून्स है, तो ये सब क्या करती हैं कि यदि आपका कपड़ा खराब हो गया है, तो वहाँ पेंटालून्स का प्रोडक्ट है वो खराब हो गया है, तो वहाँ जाइए, वो रिपेयर करेगा, फिर उसको वो बेच देता है और उसके लिए आपको कुछ प्राइस पे करता है। तो वो चक्रीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करेगा, सही बात है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, तो ग्रीन हाउस गैस कम होगा। दूसरी बात ये है कि, तो ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। ये भी बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल बात सही है। जब आप बार बार एक ही चीज को रीयूज करिएगा तो कच्चे माल का प्रयोग क्या होगा, कम होते जाएगा। हाँ, इससे तो एग्री करते हैं कि जब आप बार बार सामान को यूज करिएगा तो कच्चे माल का प्रयोग कम होते जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। अपव्यय का मतलब क्या होता है, उसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग। अपव्यय, अपव्यय का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी रिड्यूसेज वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वेस्टेज को कम करती है, बात सही है। यदि आप एक ही चीज को बार बार यूज करिएगा तो वेस्टेज क्या होगा, अपव्यय क्या होगा, कमेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और इस चीज को ग्रीन हाउस गैस वाले उत्सर्जन को कम करती है, इस चीज को सपोर्ट करती है ना, इस चीज को सपोर्ट करती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस वाला जो है अपव्यय को कम करती है, कच्चे माल की लागत, ये नहीं, देखिए अपव्यय से रिलेटेड होगा जो डायरेक्टली इस चीज को सपोर्ट कर रही है ना। कच्चे माल से ग्रीन हाउस का गैस का कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों और दो और तीन सही है, लेकिन एक ही जो स्टेटमेंट है इस चीज को सपोर्ट कर रही है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इसको पूंजीगत प्राप्तियां इंग्लिश में देखें तो पूंजीगत प्राप्तियां, और सॉरी हिंदी में देखें तो पूंजीगत प्राप्तियां, और इंग्लिश में देखें इसी चीज को तो ये किस चीज को दर्शा रहा है, कैपिटल रिसिप्ट को। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, जिनको नहीं पता है कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, तो मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ इस टॉपिक को। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि आपको कहीं बाहर से पैसा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप स्टूडेंट हैं और यदि आपकी मंथली जो पॉकेट खर्चा है वो 5,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया हर महीने मिलता है, वो आपका रिवेन्यू है, वो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट है, दैट इज़ नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है कि मान लीजिए आप नानी के यहाँ गए और आपको 1,000 रुपया मिल गया, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो आपका रिवेन्यू नहीं है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। समझे। कैपिटल रिसिप्ट का दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं कि सैलरी है, ये सब जो आता है वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या आता है कि, सॉरी 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 सॉरी, सैलरी है, ये सब जो चीज़ें हैं रिवेन्यू रिसिप्ट में आता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट वो चीज़ें हैं जिसमें हम लोन ले लेते हैं किसी से, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है ना। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हम कहीं से लोन वोन ले रहे हैं, कहीं से बाहरी सब, सिंपल शब्दों में कहें तो बाहर से पैसा आ रहा है जो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हमारा सिस्टम क्या है, यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो हमें एक सैलरी आ रही है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। बट कैपिटल रिसिप्ट क्या है, जो हमें बाहर से, जैसे हमने लोन ले लिया या फिर कोई हमारे पास बॉन्ड था या स्टॉक था उसको हमने बेच दिया, उससे जो फायदा हुआ, तो वो सब सब क्या आता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो वही क्वेश्चन है कि कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी या काउज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। सही बात है। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यदि आप लोन ले लिए, कैपिटल रिसिप्ट यदि लोन ले लेती है सरकार एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से, तो वो एक लायबिलिटी हो जाता है। या फिर कैपिटल रिसिप्ट कैसे आएगा कि सरकार अपना एसेट को बेच दे किसी कंपनी को, कि भाई साहब रेलवे का इतना परसेंट हम बेच दे रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। ये वाला जो सरकार दो तरीके से कैपिटल रिसिप्ट गेन कर सकती है। पहला, या तो लोन ले ले, या दूसरा क्या करे, उसके पास कुछ है वो बेच दे। हम कैसे कैपिटल रिसिप्ट गेन कर सकते हैं, या तो हम कहीं से लोन ले लें, या हमें मम्मी पापा या कहीं एक्स्ट्रा पैसा दे दें, या फिर क्या हो, या फिर ये हो सकता है
कि हमारे पास जो असेट है, जो हमारे पास कोई बुक्स है, लैपटॉप है, उसको हम बेच दें, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। समझ गए? तो इससे क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी और या तो फिर दूसरा हो सकता है कि रिडक्शन है किस चीज़ में, असेट में। ठीक है। दूसरा है बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट। सही बात है, वही तो हम बता रहे थे कि या तो हम लोन ले लें या फिर डिसइन्वेस्ट कर दें। डिसइन्वेस्ट का मतलब स्टॉक है उसको डिसइन्वेस्ट कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या है कि जो इंटरेस्ट आता है ना, कि यदि आपने किसी को इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, पैसा प्रिंसिपल दे रखा है, और उस पे जो आपको लोन मिल रहा है, तो क्या वो लायबिलिटी क्रिएट करता है गवर्नमेंट पे? ऑफ कोर्स नॉट। जो इंटरेस्ट आ रहा है वो लायबिलिटी नहीं है, वो जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, और कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है। हाँ, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा जो बहुत आसान है। इसमें कुछ है नहीं, जिन्होंने पढ़ रखा है राजा राम मोहन राय के बारे में बेसिक भी वो बता देंगे। तो क्या है इसमें, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस चीज को सब जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए ही तो कहा जाता है कि वो नए चीजों को एडॉप्ट किए हैं, जो प्राच्य विश्व, अर्थात इंग्लिश में यदि इसी चीज को देखें तो क्या देता है, पॉजेज ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। है ना? उनका मानना था कि जो अपना ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम है वो भी अच्छा है। तो उनके राजा राम मोहन राय में ये चीजें थी। ठीक है। दूसरा, ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच। जो रेशनल और साइंटिफिक, जो बुद्धिमानी वाला अप्रोच है, उसके बारे में कहेंगे इसको अप्रोच को एक्सेप्ट करो। एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्विटी ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन। तो ये बिल्कुल बात दोनों ही सही है। देखिए राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं, सिंपल शब्दों में बताएं कि देखो भाई, अपना जो प्राच्य विश्व है, जो अ, अपने जो वेद हैं, है ना, अपने जो ग्रंथ हैं, उनका अच्छे से अध्ययन करो। और जो बाहरी दुनिया की जो अच्छी चीजें हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको भी एक्सेप्ट करना सीखो। तो ये राजा राम मोहन राय कहे थे, और ये दोनों सही हो जाएगा। असहयोग अगर आंदोलन के बारे में क्वेश्चन था कि बताइए कि क्या हुआ था, तो न्यायालय और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। दूसरा, अहिंसा का कठोर अनुपालन किया गया था। तो देखिए ये बात सही है, न्यायालय और असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ, इसमें यही तो हुआ था कि न्यायालय और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए महात्मा गांधी ने सबको एकत्रित किया। अहिंसा का कठोर अनुपालन करना है, वही तो हिंसा हो गया। कहाँ हुआ? 1922 ईस्वी में, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हो गया, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और तीसरा है उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण करना। तो बात सही है, महात्मा गांधी ने खुद उपाधि लौटा दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। हिंद केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। तो ये सब सब उपाधियों का भी लोग त्याग कर रहे थे। चौथा पॉइंट है विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। तो क्या पंचायत की स्थापना की गई थी? क्या आपने आज तक पढ़ा है ऐसा कहीं कि असहयोग आंदोलन के दौरान पंचायतों की स्थापना की गई थी विवाद निपटारण के लिए? तो ऐसी कहीं भी जिक्र नहीं आता है। तो ये जो पॉइंट है वो सही नहीं है, तो केवल 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, सिंचाई में काम करने वाले अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? तो ये अरघट्टा जो उपकरण था, एक बड़ा चक्का था जिसके अराउंड में जो स्पेस होता है उसमें बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे होते थे। वो कुआं में जाता था, ऐसे घूमता था और पानी लेके बाहर आता था। तो ये अरघट्टा था। 14 नंबर क्वेश्चन था कि प्राचीन भारत में किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधि धारण की थी? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास, विचित्र चित्र और गुण भरा उपाधि धारण की थी। तो जो ये है कंबोज, कंबोज कहाँ है? तो कंबोज जो है वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। उस समय के 16 महाजनपदों में एक सा था, और वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। और ये जो कंबोज है, उसमें एक चीज और क्या है कि ये बिपाशा नदी के तट पर है।
तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अवंती, अवंती कहाँ है? अवंती जो है वर्तमान उज्जैन वाले क्षेत्र को कहा जाता है ना। अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मति थी। अवंती बाद में दो वर्गों में बट गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी कहाँ? उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मति हो गई थी। माहिष्मति वही बाहुबली वाला माहिष्मति, है ना। तो ये महानदी के तट पर कहाँ से आएगा? महानदी तो उड़ीसा में बनता है, और अवंती की बात कर रहे हैं उज्जैन हो गया। तो ये कौन सी नदी के तट पर हो जाएगा? ये नर्मदा के तट पर है, ये नर्मदा के तट पर हो जाएगा, है ना। दूसरा, और दूसरा शिप्रा नदी भी है, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है, तो नर्मदा और शिप्रा के तट पर है। कोसल जो है वो सरयू के तट पर है ना। कोसल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। कोसल जनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और ये कौन सी नदी के तट पर है? तो सरयू के तट पर है। तो ई सही हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा, ई सही हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। तो कितना सही है? 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पुलिस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो क्वेश्चन है, विष्णु दिगंबर पुलिस्कर ने 1901 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? तो लाहौर में की थी। चलिए 19 नंबर, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक रज्जु और युक्त, ये सब सब कौन थे? अधिकारी थे। प्रादेशिक रज्जुक और युक्त ये सब अधिकारी थे। और कौन से स्तर के अधिकारी थे? तो जिला स्तरीय प्रशासन अधिकारी थे। चलिए 20 नंबर, असहयोग आंदोलन के संबंध में है कि कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उसका लक्ष्य होगा। तो बात सही है, असहयोग आंदोलन में ये डिसाइड हो गया कि वैध और शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग मतलब स्वराज प्राप्त किया जाएगा। इस चरणों में कार्यान्वित किया जाना कि सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए था। यदि ऐसा था कि यदि एक वर्ष में स्वराज प्राप्त नहीं होता है ना, और सरकार यदि दमन पर उतर आती है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे और करों का भुगतान नहीं करेंगे। ये पहले से ही डिसाइड था। कब डिसाइड था? असहयोग आंदोलन के दरमियान ही डिसाइड था। तो दोनों सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, ये है निम्नलिखित देश है और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य कौन कौन है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोले तो नाटो, ये है इसका दूसरा वर्जन। ये जो है ये सब फॉलोइंग कंट्री में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कौन कौन है, ये प्रश्न है। तो देखिए इसमें से जो है, इसमें बुल्गारिया है एक तो नाटो का सदस्य, उसके बाद क्रोएशिया भी है। नेटो, नेटो है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल लगभग 32 मेंबर हैं। अब ये है कि कौन कौन सदस्य हैं, तो बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, उसके बाद सर्बिया नहीं, सर्बिया तो ये रूस का एरिया हो गया ना, तो वो नहीं। स्वीडन है, स्वीडन भी है, और ये जो नॉर्थ मैसेडोनिया दे रखा है ये भी है। हाँ, तो ये चार तो होगा ही। ऑस्ट्रिया भी होना चाहिए। अ, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इधर इस एरिया में आ जाता है, नहीं सर्बिया हो जाएगा। हाँ, सर्बिया भी नाटो का सदस्य है। तो ये पांचों जो है वो नाटो का सदस्य है, ऑस्ट्रिया नहीं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों को देखिए, एंडीज पर्वत जो है कौन कौन माउंटेन से गुजरता है, यही क्वेश्चन है। हिंदी में इस क्वेश्चन को देख ले, तो ये रहा हिंदी वर्जन इसका कि एंडीज पर्वत कौन कौन देशों से गुजरता है। तो देखिए एंडीज पर्वत बोल्विया से गुजरता है ना। ब्राजील से कहाँ से गुजरेगा? ब्राजील तो उधर अमेरिका में पड़ता है। कोलंबिया से गुजरता है ना। इक्वाडोर से गुजरता है और वेनेजुएला से गुजरता है। तो चार देशों से एंडीज पर्वत गुजरता है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जलाशयों पर विचार करना है। भूमध्य रेखा से इनमें से कितने से होकर गुजरती है? तो देखिए जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जलाशयों पर विचार करिए जो कौन मतलब कितने जो हैं वो भूमध्य रेखा से गुजरती है। तो तांगनेका झील जो है, तांगनेका झील कहाँ है? तांगनेका झील अफ्रीका में है, और ये भूमध्य रेखा से गुजरती है।
भूमध्य रेखा इससे होकर गुजरती है, बाकी ये सब जो है वो भूमध्य रेखा से आगे पीछे है, तो केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। क्या ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो बात बिल्कुल सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक और निर्यातक है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। तो देखिए एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, दे रखा रखता 32 30, तो गलत होता था। 30 से अधिक दे रखा है, ये एक स्पेक्ट्रम टाइप का हो गया, तो 35 है 38 है, तो ये बात सही है। 30 से अधिक किस्में पाई जाती है हल्दी की। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक ये सब हल्दी खूब उत्पादन करते हैं, तो इस हिसाब से तीनों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विस्थापन की घटना का साक्ष्य है? मतलब महाद्वीपीय विस्थापन की घटना का साक्ष्य कौन कौन है? तो ब्राजील तट की प्राचीन शैलों की मेखला जो है पश्चिमी अफ्रीका तट के प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। तो महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में हम लोग जानते हैं कि महाद्वीप एक दूसरे से अलग होता है, महाद्वीप एक दूसरे से अलग होता है, यही तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। और अल्फ्रेड वेगनेर साहब ने 1915 ईस्वी में दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? 1915 ईस्वी में। कौन दिया था? अल्फ्रेड वेगनेर साहब, ठीक ना। तो इन्होंने कहा कि ब्राजील का जो तट है वो अलग हो गया है अफ्रीकी तट से, तो ये बात सही है। घाना के जो है अलग हो गया ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं, तो ये भी बात सही है। यदि ज्ञात है कि भारत की गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलता है, तो बात सही है। जो भारत है वो गोंडवाना लैंड जिसको कहा जाता है, तो इसका जो अवसाद है वो भारत दक्षिणी गोलार्ध से के 6 विभिन्न भूखंडों से मिलकर बना, और भारत है अभी कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो नीचे से जो है कहा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन के उपरांत जो है बहुत सारे जो भूखंड है गोंडवाना लैंड से टकराया और भारत का निर्माण हुआ, तो तीनों सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जो धूल कण है, वायुमंडल में जो विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक है। देखिए इस चीज को समझिए, इस चीज को हम समझते हैं कि वायुमंडल में विद्यमान धूल कण जो है वो विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में, ध्रुव किसको कहा जाता है? ध्रुव उसको कहा जाता है जो बर्फीला एरिया है। तो क्या धूल कण बर्फों पर नॉर्थ पोल पर ज्यादा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होगा, तो ये बात सही है। उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। देखिए ये यहाँ क्या है? शीतोष्ण है, शीतोष्ण और उपोष्ण, उपोष्ण भी दे रखा है। तो ये जरूरी तो नहीं है कि कम शुष्क पवन चले। कम शुष्क पवन, कम ठंडी की हवा कहाँ चलती है? ठंडी हवा चलती है इधर ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो ये जो स्टेटमेंट है, सिर्फ शीतोष्ण रहता तो हम कह सकते थे कि हाँ ठीक है, लेकिन उपोष्ण भी दे रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 1 सही है और सेकंड गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर के बाद हमारा नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये क्या है कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंड से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती है, जबकि महासागर से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। देखिए ये क्या कह रहा है, इसको समझिए। ये ऐसे कह रहा है कि मान लीजिए अपना अर्थ है, तो जो जो उत्तरी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं हैं भूखंड से गुजरती हुई विषुवत रेखा, मतलब ये ऐसे मुड़ रहा है, समताप रेखाएं ऐसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है। और दूसरा जो महासागर से जो गुजरती हुई है वो ध्रुव की ओर मुड़ती है। एक जो महासागर से जो हवा निकलती है, जो समताप रेखाएं निकलती है, वो ध्रुवों की ओर मुड़ती है, तभी तो यहाँ पे बैलेंस बन पाता है। नहीं तो सिर्फ यदि ऊपर से हवाएं आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहेगा, और महासागर से जो ऊपर नहीं जाएगी तो बैलेंस, टेम्परेचर का बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो ये बात सही है। जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म हो जाती है, तो बात सही है। महासागर की जो हवा है भूखंडों के ऊपर की हवा जो ऊपर जा रहा है उसकी हवा से अधिक गर्म हो जाती है, तो दोनों सही है। लेकिन क्या एक दूसरे की व्याख्या करती है? नहीं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है।
चलिए अगला है सैलो पर जल के प्रभाव के संदर्भ में ये क्वेश्चन है। देखिए सैल मैंने पत्थर होता है, तो पत्थर पर जल के प्रभाव के संदर्भ में क्वेश्चन है। इसकी भाषा पर मत जाइए, भाषा पर जाइए ही मत। बाकी इस क्वेश्चन को यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझिए, ये क्वेश्चन बहुत हल्का है। क्या कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द रॉक, chalk is known as a very permeable rock whereas clay is known as a quite an impermeable या least permeable rock। देखिए ये क्या कह रहा है कि ये स्टेटमेंट है, चौक को जाना जाता है कि बहुत परमिएबल है, मैंने बहुत ही ज़्यादा क्या है, परागम्य है, उसमें पानी आसानी से चल जाता है। जैसे कि चौक जो पहले बोर्ड पे जो जिस चौक से रखा मतलब लिखा जाता था, तो उस पर थोड़ा सा भी आसपास पानी रहे तो उसको सोख लेता था, तो बहुत परमिएबल है पानी को लेकर। ठीक है, क्यों परमिएबल है? क्योंकि चौक बहुत ही पोरस होता है, ऑब्जर्व कर लेता है वाटर को। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, क्ले जो है, जो मृतिका होती है, वो उतना पोरस नहीं है ना। तो क्ले भी पोरस है, ऐसा नहीं है कि क्ले पोरस नहीं है। जो मिट्टी है, मिट्टी भी तो पानी सोख लेती है, मिट्टी क्या पानी नहीं सोखती है? मिट्टी भी पानी सोख लेती है। ऐसा नहीं है कि क्ले पोरस नहीं है, मृतिका जो है वो पोरस नहीं है, ये भी पोरस होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये सही होगा कि चौक बहुत पोरस होता है, तो सिर्फ एक सही होना चाहिए। तो बोथ स्टेटमेंट ये तो गलत हो जाएगा। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो सिर्फ दूसरा नंबर सही है और वही 1 को सपोर्ट कर रहा है। चलिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। अगला 29 नंबर, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। Heat absorbed and trapped by the atmosphere maintain our planet's average temperature. Atmosphere gases like carbon dioxide are particularly good at observing and trapping rapidation। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी को पढ़ लेना है। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता। सपोज करिए यदि वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल का अस्तित्व नहीं होता, तो सही बात है तापमान बहुत ही नीचे होता है, बात सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पासित उष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखता है। तो वायुमंडल क्या करता है कि सूर्य से जो उष्मा आता है उसको अवशोषित कर लेता है और उसको ट्रैप्ड कर लेता है, और इसी यही प्रोसेस तो कहलाता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। कुछ जो गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित कर और पासित मैंने ट्रैप कर लेती है, ठीक ना, उसको जाने नहीं देती, तो जिसके कारण क्या होता है वायुमंडल का तापमान बना रहता है। नहीं तो रात में तो यहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाता है। बहुत सारे जो प्लैनेट है उस पे यही तो है कि दिन में तो बहुत गर्मी है, लेकिन रात में क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जा रहा है। तो उसका मेन वजह क्या होता है कि वहाँ वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने के कारण वो उष्मा को अवशोषित नहीं कर पा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में एक क्वेश्चन था कि यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पाद वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। तो बात सही है, ग्रामीण निर्धनों के लिए तो आया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें क्या था कि वैज्ञानिक रूप में साकल्यवादी रूप में देशज गो पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहन देना था। तो ये दोनों बात सही है ना। गोकुल दूध को बढ़ावा दीजिए, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करिए, तो ये गोकुल मिशन का उद्देश्य यही था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है कि अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग में क्या है, सीमेंट उद्योगों में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जक में 5% से अधिक योगदान है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है जी। सीमेंट उद्योग में ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसके सपोर्ट में 2 स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बताइए
ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सीमेंट उद्योग में उत्पादन होता है जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लगभग 5% से अधिक है। सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है। यदि ये स्टेटमेंट सही भी है, सपोज करिए ये सच है, तो क्या ये कहीं पे भी ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड 5% से अधिक का योगदान दे रहा है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन से संबंधित है कुछ, कि चूना पत्थर में सिलिका मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा? नहीं। सीमेंट निर्माण हेतु तो ये तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, हालांकि सही है। सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है, और ये स्टेटमेंट चूना पत्थर जो चूना में बदलता है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। हम जानते हैं कि चूना जैसे ही चूना को जब पानी में डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन देता है ना? तो ये जो स्टेटमेंट है वो सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को। तो ये स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है, ये स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। करेक्ट है लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर। चलिए 28 COP से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो सबसे पहले ये बताइए कि COP28 हुआ कहाँ था? सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि COP28 हुआ कहाँ था? तो देखिए COP28 जो है कहाँ हुआ था? COP28 हुआ था दुबई में। दुबई में हुआ था। COP29 कहाँ हुआ? 2024 में। ये हुआ अजरबैजान के बाकू में। बाकू में हुआ है, अजरबैजान के बाकू में। और COP30 कहाँ हुआ? जो इस साल 2025 में नवंबर में हुआ। ये कहाँ डिसाइडेड है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में डिसाइडेड है। COP क्या है? COP बेसिकली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर बैठक ये लोग करते हैं। हाँ, तो इसी से रिलेटेड है कि बताइए कि ये स्टेटमेंट दे रखा है कि COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। बात ये सही है, स्टेटमेंट है सही है। देखिए ये स्टेटमेंट सही है, इसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट बताइए क्यों हस्ताक्षर नहीं किया। तो देखिए COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकारी घोषणा है, और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। यदि भारत ने, यही स्टेटमेंट है कि यदि भारत ने स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं किया COP28 में जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर। तो इसलिए नहीं किया कि यदि इस पे हस्ताक्षर कर देता तो क्या हो जाता, स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनीकरण तुरंत करना पड़ता, है ना? दूसरा क्या हो जाता है कि इससे हमारे लचीलेपन, जो अभी हम उतना रिलायबल, हमारा जो हेल्थ इंडस्ट्री है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो विकार्बनन करके, विकार्बनन का मतलब क्या है? कार्बन का बिल्कुल यूज ना किया जाए, और हम जो हैं अपने हेल्थ इंडस्ट्री को बचा पाएंगे। तो इसके लिए दोनों स्टेटमेंट इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक 2 और 3 दोनों से है, और ये व्याख्या भी करता है, ये हो जाएगा। चलिए वैज्ञानिक आधार पर सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन ही बता रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन और अक्ष दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। बताइए, ऐसा ये कह रहा है कि वैज्ञानिक अध्ययन ये बताते हैं, ये स्टेटमेंट दे रखा है कथन वन ट्रू है, ये मान के चलना है कथन वन ट्रू, कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है परिवर्तन? तो सौर स्फुरो का मतलब क्या हो गया कि सूरज से कुछ जो एनर्जी निकलता है, उससे जो किरणित द्रव्यमान निष्कासन ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि का बौछार कर दिया है। तो क्या ये रीजन है? ऐसा कुछ नहीं है। सूरज से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है और हमारी वायुमंडल में इसके कारण खतरा है। और उससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि मतलब इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि हमारे पृथ्वी का घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो जाए। नहीं, जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विश्वित रेखा की ओर जाने की ओर हो जाती है। तो ये बात सही है। समझिए पृथ्वी क्या है? हमारा पृथ्वी एक गोल ही तो है, गोलाकार गोला ही तो है। अब इसमें क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे का बर्फ पिघल के यहाँ पे आ रहा है, विश्वत रेखा पे आ रहा है नदियों के थ्रू। तो जब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट होगा, तो क्या होगा? घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन होगा। तो सिर्फ कथन 3 इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा कि कथन 2 और 3 में केवल एक सही है और कथन 1 की व्याख्या करता है। तो कथन 3 ही जो है कथन 1 की व्याख्या करता है, और कथन 3 ही सही है।
चलिए, तो ये रहा आज का। हम लोगों ने लगभग कितना क्वेश्चन देखा? 33 क्वेश्चन देखा। बाकी कुछ देर बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।